सो अलावेंसेज में we are starting with the most important allowance, that is house rent allowance. House rent allowance, HRA. अब ये HRA में कितना एग्जेम्प्ट है, कितना टैक्सेबल है, वो बाद में सीखेंगे. पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोचकर रिप्लाई देना. अज्यूम करो कि दो एम्प्लॉइज एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी. मिस्टर ए ना इस घर का ओनर है, वो ओन्ड प्रीमाइसेस में रह रहा है. मिस्टर बी भाड़े के घर में रह रहा है, ही इज अ टेनेंट. 2 मिनट के लिए सोचना और बताना, कंपनी हाउस रेंट अलावेंस किस एम्प्लॉय को देगी, ए या मिस्टर बी? एवरीवन, मिस्टर. तो ऐसा नहीं होगा. कंपनी एचआरए मिस्टर ए को भी देगी, मिस्टर बी को भी देगी. इफ एचआरए इज गिवन, इट विल बी गिवन टू बोथ द एम्प्लॉयज. और अगर एचआरए नहीं मिलेगा तो दोनों एम्प्लॉयज को नहीं मिलेगा. प्रैक्टिकल लाइफ में ना, प्रैक्टिकल लाइफ में मेजॉरिटी केस में तो कंपनी को पता ही नहीं होता कि एम्प्लॉय का खुद का घर है या नहीं. अंडरस्टैंड, आप फ्यूचर में जब इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो आपसे आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपसे आपका क्वालिफिकेशन, आपसे आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ सैलरी पूछा जाएगा. आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास घर है या नहीं, आपकी बीवी है या नहीं, कितनी बीवी है. हम वो सारे डिटेल क्यों बताएं? पर्सनल डिटेल है ना, वो मेरा चॉइस है. मैं बता भी सकता हूं, नहीं भी बता सकता हूं. हाँ, मेरा क्वालिफिकेशन मुझे बताना पड़ेगा, मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताना पड़ेगा, बट मेरे पर्सनल डिटेल, मेरे कितने प्रॉपर्टीज हैं, मैं वो नहीं बताना चाहता. तो अंडरस्टैंड, मेजॉरिटी केस में कंपनी को पता ही नहीं कि तेरे पास घर है या. तो कंपनी की अगर पॉलिसी है एचआरए देने की, तो अपने सारे एम्प्लॉयज को फिर एचआरए दे देती है. और कंपनी की पॉलिसी ही नहीं है एचआरए देने की, तो किसी को नहीं मिलेगा. तो पहले तो माइंड में ये क्लियर होना चाहिए, एचआरए कौन से एम्प्लॉय को मिलेगा? सबको, वेदर दे आर पेइंग द रेंट और नॉट. अब गवर्नमेंट कह रही है आई विल गिव एग्जेम्पशन. गवर्नमेंट क्या कह रही है? आई विल गिव एग्जेम्पशन ओनली टू मिस्टर बी. मिस्टर ए, एचआरए इज फुल्ली टैक्सेबल. मिस्टर ए जैसे लोग रेंट एचआरए रिसीव कर रहे, एचआरए रिसीव कर रहे हैं, बट दे आर नॉट पेइंग द रेंट. फॉर देम एचआरए इज अ प्योर इनकम, hence fully taxable. But for Mr. B type of employees, understand, they are feeling, they are receiving HRA, but at the same time they are paying the rent. अब कभी इनकम आए ना आए, रेंट तो भरना पड़ेगा. कोरोना टाइम, फॉर देम रेंट इज अ बर्डन. तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है बाय गिविंग एग्जेम्पशन. तो एचआरए किसके लिए एग्जेम्प्ट? ओनली दोज एम्प्लॉय हु आर एक्चुअली पेइंग द. एचआरए मिलेगा किसको? दोनों को. एग्जेम्पशन किसे मिलेगा? एम्प्लॉय हु इज पेइंग द रेंट. अब कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा? कमिंग टू द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन का थियरी. अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? सो अंडरस्टैंड एवरीवन, यहां पर ना एग्जेम्पशन के लिए ना गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरियाज बनाए. 3 क्राइटेरिया है. तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट होगा ना, दैट लोएस्ट अमाउंट विल बी गिवन एज एन एग्जेम्पशन. विच एवर इज लोअर, 1 2 3, विच एवर इज. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तीनों क्या एक एक कर समझेंगे. तो पॉइंट नंबर 1 में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. अज्यूम यू आर अर्निंग 20,000. तुम्हारी सैलरी कितनी है पर मंथ, एंड यू डोंट हैव योर ओन हाउस प्रॉपर्टी. आपके पास खुद का घर. इमेजिन करो आपको भाड़े का घर ढूंढना है. हाउ मच अमाउंट यू विल स्पेंड ऑन रेंट? आप कमा रहे हो 20,000 रुपए, क्या पूरा 20,000 खर्च करोगे? क्यों? बाकी के भी खर्चे होते हैं, पूरा खर्चा मैं रेंट पर नहीं डाल सकता. तो सोचो ना कितना अमाउंट आप रेंट पर खर्च करोगे. बेटा आपका भी ध्यान नहीं है. मैडम क्या चल रहा है?
कितना अमाउंट रेंट पर खर्च करोगे? अप्रॉक्स शायद 4, 5, 6 हजार अप्रोक्सीमेटली। ओके, समझो आपकी सैलरी बढ़कर 50,000 रुपए हो गई। नाउ व्हाट? अभी भी आप 4-5 हजार पे करोगे? वही झोपड़पट्टी टाइप के घर में रहोगे या कुछ अच्छी लोकेलिटी में शिफ्ट होगे? शायद अब 10, 12, 15 हजार रेंट पे करो। आपकी सैलरी बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई पर मंथ, तो शायद 15, 20, 25 हजार रेंट पे करो। मतलब आप क्या देखकर अपना रेंटल एक्सपेंस डिसाइड करोगे? इनकम। इनकम ज्यादा कमाओगे तो रेंट पर ज्यादा खर्च करोगे, इनकम कम कमाओगे तो रेंट पर। इट इज नोन एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो गवर्नमेंट को मालूम है आप रेंट क्या देखकर डिसाइड करोगे। हेंस गवर्नमेंट कह रही विल गिव यू एग्जेम्पशन बेस्ड ऑन योर इनकम। 40% of your salary will be given as an exemption. मतलब अगर ये 1 लाख रुपए कमा रहा है तो फॉर हिम 1 लाख का 40%, 40,000। ये 10,000 कमा रहा है तो 10,000 का 40%, 4,000। कोई 10 लाख कमा रहा है तो 10 लाख का 40%, 4 लाख। एक एक महीने का रेंट लोग 10-15 लाख भी भरते हैं अच्छी लोकेलिटी में। अब वो कौन से लोग होंगे जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं? यस और नो? तो आप अपने इनकम के हिसाब से रेंट पे करते हो तो गवर्नमेंट एग्जेम्पशन भी बेस्ड ऑन दैट दे रही है। 40% ऑफ योर 40% ऑफ योर। अब इमेजिन आप मुंबई में रहकर रेंट पे कर रहे हो, कोई बिहार में रहकर रेंट पे कर रहा है, दोनों एम्प्लॉइज है, दोनों रेंटेड प्रीमाइसेस में रह रहे हैं, दोनों को 40% का, तो किसी को प्रॉब्लम? दोनों को 40% का एग्जेम्पशन मिला तो किसी को प्रॉब्लम? सॉरी, मुंबई तुम्हारे वाले में तकलीफ, तुम्हारी लाइफ में तकलीफ ही होती है। क्या तकलीफ है मुंबई कर तुमको? यहां पर रेंट, तो जब यहां पर रेंट ज्यादा है तो हमें प्रोपोर्शनेटली एग्जेम्पशन भी ज्यादा मिलना चाहिए। हेंस गवर्नमेंट कह रही है आपके लिए एग्जेम्पशन विल बी 50%। नॉर्मली इट इज 40% ऑफ सैलरी, बट इफ यू आर स्टेइंग इन मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे एंड हैदराबाद, 10-50%। तो इसको याद ऐसे रखोगे, मैकडी में खाना खा के बीपी हाई हो गया। मैकडी बीपी हाई, मैकडी बीपी हाई, मैकडी एम, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, इतनी सिटीज में रहकर अगर आपने रेंट पे किया है ना तो 50%, अदरवाइज 40%। लास्ट ईयर तक सिर्फ 4 सिटीज रखी गई थी, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। इस साल गवर्नमेंट ने 4 सिटी ऐड कर दी, सो अब टोटल 8 सिटीज के लिए एग्जेम्पशन लिमिट इज 50%। सो मैकडी बीपी हाई याद रखना है आपको, वहां के लिए 50%, बाकी सब जगह के लिए 40%। तो इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चों समझो ना, आपकी सैलरी 50,000 रुपीज है पर मंथ। आपको कंपनी से एचआरए मिल रहा है, अज्यूम 15,000 पर मंथ, एंड यू आर पेइंग रेंट इन मुंबई, assume 16,000 per month. These are certain detail given. What is your salary? 50,000. How much of HRA received by you and rent paid by you? ये सारे डिटेल्स दिए हुए। तो अब सबसे पहला लिमिट 50 लू या 40? बिकॉज यू आर पेइंग रेंट इन मुंबई, तो कितना लू? 50% ऑफ सैलरी, दैट इज 50,000 का 50%। अब अंडरस्टैंड, आपको एग्जेम्पशन का लिमिट गवर्नमेंट ने सेट कर दिया 25,000, बट डज नॉट मीन 25,000 ही एग्जेम्प्ट होगा। आपको एचआरए रिसीव्ड कितना हुआ? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड बाय यू? हेंस एग्जेम्पशन अमाउंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 15 ओनली। मैं 1, 2, 3 विच एवर इज लोअर करने वाला हूं, तो नो डाउट तेरी एलिजिबिलिटी कितने एग्जेम्पशन की है, बट कंपनी ने तेरे को एचआरए दिया कितना, तो एग्जेम्पशन भी 15 का ही मिलेगा ना। तू ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कमा रहा हूं 15,000, 25,000 एग्जेम्प्ट हो गया। आइदर 15,000 इज एग्जेम्प्ट और लेस देन दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। इमेजिन एचआरए रिसीव्ड इज 30,000,
देन आई विल से 25,000 एग्जाम, बट यहां पर एचआरए रिसीव्ड कितना है, तो एग्जाम भी कितना होगा 15। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 क्लियर। अब आ रहा हूं पॉइंट नंबर 3 पर। मुझे बताओ मिस्टर ए जो ओनर था, स्टार्टिंग में जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें ए ओनर था, बी टेनेंट था, एग्जेम्पशन किसको दिया, व्हाट अबाउट ए, फॉर मिस्टर ए इट इज। तो नाउ थिंक फ्रॉम मिस्टर एज पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे लोगों के साथ थोड़ा इनजस्टिस जैसा हो गया। अरे उन्होंने घर खरीदा, उन्होंने भी तो मेहनत मजदूरी करके पैसे जमा करके घर खरीदा ना। जो टेनेंट है, ठीक है, आप उसको टैक्स बेनिफिट दे रहे हो, बट टेनेंट के लिए पूरा एग्जेम्पशन कर दिया। इधर देख, मिला उसको 15,000, तूने एग्जाम भी कितना कर दिया, वही मिस्टर ए के लिए पूरा 15,000 टैक्सेबल। ये तो मिस्टर ए जैसे लोगों के साथ इनजस्टिस जैसा हो गया। मिस्टर बी रेंट पे कर रहा है, तो क्या मेहरबानी कर रहा है, क्या वो देश के लिए रेंट पे कर रहा है, इट इज हिज पर्सनल एक्सपेंस, ही हैज टू बेयर हिज पर्सनल एक्सपेंस। अरे तेरा खर्चा तू नहीं बेयर करेगा तो कौन करेगा, मेहरबानी कर रहा है क्या। तो गवर्नमेंट कह रही है यस, बात तो सही है, मिस्टर बी जैसे लोगों को बेनिफिट देना चाहिए, बट अनलिमिटेड बेनिफिट नहीं देना चाहिए। तो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि आपको कम से कम 10% खुद की जेब से लगाना पड़ेगा। मतलब आप जितना रेंट पे कर रहे हो माइनस 10% ऑफ योर सैलरी, रेंट पेड माइनस, इट मींस यहां पर देखो मेरे एग्जांपल में रेंट पेड कितना है बच्चे, 16,000 ये तू रेंट भर रहा है। अब ये तो तेरा पर्सनल एक्सपेंस है ना, तेरे को तेरा पर्सनल एक्सपेंस कुछ तो बेयर करना पड़ेगा ना। पर्सनल एक्सपेंस कितना कमाता है तू, तो 50,000 का 10%, चल अपनी जेब से लगा, तो 5,000 के ऊपर कितना तूने रेंट भरा, चल जा, गवर्नमेंट उतना तेरे को एग्जाम करने को तैयार है। अंडरस्टैंड, पूरी तरह से एग्जेम्पशन देना गलत प्रैक्टिस हो जाएगी। लोगों को खुद के एक्सपेंस बेयर करने की आदत होनी चाहिए, वरना वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएंगे। दिल्ली में बिजली माफ, अरे व्हाट बिजली माफ, ठीक है गरीबों को सपोर्ट करना है ना, तो उनका जो भी बिजली का बिल है उसका 20-30% माफ कर दो, समझ में आता है। पूरी तरह से बिजली माफ मतलब वो तो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए, एंजॉय करेंगे, बिल विल भरने का टेंशन ही नहीं। पागल है क्या, हम जैसे लोग टैक्स भरे उन लोग मजे करें, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। उनका खर्चा उनको तो बेयर, ठीक है पूरा मत बेयर करने दो, थोड़ा तो बेयर करो। तो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है, तू कितना कमा रहा है 50,000, चल 10% अपनी जेब से लगा, तो अपनी जेब से कितना भरना पड़ेगा, तूने कितना रेंट भरा 16 में से 5 बेयर कर ले, बचा हुआ 11,000 गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दे देगी। तो अब कंपेयर करेंगे तीनों में से लोएस्ट 1 2 3 विच एवर इज, कितना आया लोअर, तो 11,000 का बच्चों गवर्नमेंट क्या दे देगी, एचआरए मिला कितना था, उसमें से एग्जाम कितना हुआ, तो बैलेंस 4,000 टैक्सेबल, 15,000 मिला माइनस 11,000 एग्जाम, 4,000 टैक्सेबल। व्हाट अबाउट मिस्टर ए जो रेंट नहीं भर रहा है, उसके लिए पूरा टैक्सेबल, इसके लिए पूरा एग्जेम्प्ट नहीं हुआ बट पूरा टैक्सेबल भी नहीं हुआ। इसको ये बेनिफिट गवर्नमेंट इसलिए दे रही है बिकॉज ही इज पेइंग रेंट। गरीब आदमी ना, थोड़ा सपोर्ट तो करना चाहिए। तो कट के लिए ना, कट के लिए स्टैंडर्ड अमाउंट याद रखना है, फॉर कट, फॉर टीसी उधर अमाउंट स्पेंड इज इक्वल टू, इन केस ऑफ एचआरए फर्स्ट चेक वेदर रेंट इज पेड और नॉट पेड। इफ रेंट इज पेड, if rent is paid then claim exemption. कितना exemption, that depend on place. If the rent is paid in MAC D BPH 50% of salary, rent is paid in any other cities 40% of salary, that amount will be compared with HRA received, actual amount received by you, compared with rent paid minus 10% of salary. What is this rent paid minus 10% of salary? यहां पर गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि आपको अपना खर्चा बेयर करना पड़ेगा, कितना, इन एक्सेस ऑफ दैट रेंट पेड विल बी गिवन एज एन एग्जेम्पशन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या मालूम है, 50-40% अप्लाई किस पर करना है, 10% अप्लाई किस पर करना है, तो सैलरी म्हणजे काय, तो हियर सैलरी मींस 3 चीजों को यहां पर कवर किया गया। सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी
प्लस डियरनेस अलावेंस इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, तीनों का जो भी टोटल आएगा ना, इस टोटल का 50 या 40% या 10% लेना है। ध्यान से समझना, अभी सैलरी का डेफिनेशन सिखा रहा हूं, और ये जो डेफिनेशन सैलरी का यहां पर पढ़ा रहा हूं ना, डज नॉट मीन पूरे टैक्स में कभी भी सैलरी बोला तो यही होगा। अलग अलग जगह सैलरी का डेफिनेशन अलग अलग रखा है। फिलहाल आज जो सैलरी का डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, दैट इज फॉर एचआरए, दैट इज for computation of exempt amount of HRA, salary consists of basic salary plus dearness allowance in terms plus turnover commission। एक एक करके मतलब समझते हैं। बेसिक सैलरी का मतलब तो आपको पहले से आता है। डियरनेस अलावेंस क्या होता है? एन अलावेंस विच इज गिवन फॉर, एन अलावेंस विच इज गिवन फॉर, बच्चों ये डीए भी दो तरीके का होता है। डियरनेस अलावेंस या तो इन टर्म्स होता है, या तो डियरनेस अलावेंस नॉट इन टर्म्स होता है। इन टर्म्स, नॉट इन टर्म्स। इन टर्म्स, दोनों में अंतर क्या है? अगर कंपनी आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डीए देती है, अगर कंपनी आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डीए देती है तो उसे कहते हैं डीए इन टर्म्स। लेकिन अगर डीए अमाउंट फिक्स्ड नहीं है, विच कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग डिपेंडिंग अपॉन इन्फ्लेशन, डिपेंडिंग अपॉन, सच डीए इज नोन एज नॉट इन टर्म्स। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जांपल समझो। समझो ये एम्प्लॉय है, कंपनी ने इसको बोला तेरा मंथली सैलरी 1 लाख, प्लस कंपनी तेरे को डीए देगी डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन। कितना अमाउंट? मैं अमाउंट कमिट नहीं करूंगा, डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन। ज्यादा होगा तो डीए ज्यादा दूंगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो डीए, इन्फ्लेशन नहीं होगा तो नहीं दूंगा। दूसरा एम्प्लॉय, कंपनी इसको पगार दे रही है 1 लाख, अगेन बेसिक सैलरी कितना, प्लस 10,000 कंपनी इसको डीए देने को तैयार है। हर महीने कितना डियरनेस अलावेंस, हर महीने कितना डियरनेस अलावेंस, 10,000 10,000, इररिस्पेक्टिव महंगाई हो या ना हो, महंगाई कम हो या महंगाई, such type of DA is known as DA in terms, fixed amount given on monthly basis। मतलब महंगाई होने नहीं होने से इसको फर्क पड़ने वाला नहीं। 1 लाख बेसिक सैलरी प्लस डीए 10,000। दूसरा एम्प्लॉय, बेसिक फिक्स है 1 लाख, डीए फिक्स्ड, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी ज्यादा मिलेगा कभी कम मिलेगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डीए, बोथ डीए आर गिवन फॉर इन्फ्लेशन। अरे समझ में आ रहा है? डीए किस लिए मिलता है? अब वो कंपनी कुछ एम्प्लॉयज को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डीए देती कि तेरे को इतना ही डीए दूंगा, और कुछ एम्प्लॉय के लिए ऐसा कर सकते कि डिपेंडिंग अपॉन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ज्यादा तो डीए ज्यादा, इन्फ्लेशन कम तो डीए। तो गवर्नमेंट कह रही है अपने एचआरए में सैलरी के कैलकुलेशन के लिए कौन सा डीए लिया जाएगा? इन टर्म्स। कौन सा डीए लिया जाएगा? तो इसको ऐसे याद रखना, इन टर्म्स इन फॉर्मूला, नॉट इन टर्म्स नॉट इन फॉर्मूला। क्या बोलोगे? इन टर्म्स, इन टर्म्स इन फॉर्मूला, नॉट इन टर्म्स नॉट इन फॉर्मूला, इन टर्म्स इन फॉर्मूला, नॉट इन टर्म्स। दोनों इन्फ्लेशन के लिए दिया जाता है, एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फ्लक्चुएट होता रहेगा। यहां पर कौन सा अमाउंट आएगा? फिक्स्ड। एंड टर्नओवर कमीशन, टर्नओवर मतलब सेल्स का कमीशन, टर्नओवर मतलब सेल्स का कमीशन। ये तीनों को ऐड करेंगे, जो टोटल आएगा उसका 50%, उसका 40% लेना है। अब ये एग्जैक्टली समझने के लिए ना, जब हम 1-2 सम प्रैक्टिस करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। पहले तो ये सिर्फ एक बार लिख लेते, फिर वापस एक्सप्लेन करूंगा। सो एचआरए कॉन्सेप्ट क्लियर है? एचआरए किसको रेंट पे कर रहा है या ओनर? सबको। तो वेदर रेंट पेड और नॉट। एग्जेम्पशन किसको मिलेगा? जो रेंट पे कर रहे हैं। कितना मिलेगा? दैट डिपेंड ऑन प्लेस। मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद 50%, अदर सिटीज
compared with HRA received compared with rent paid minus 10. ये थर्ड पॉइंट का लॉजिक क्या है? हाँ, गवर्नमेंट चाहती तेरा पर्सनल एक्सपेंस तेरे को बेयर तो करना पड़ेगा. कितना? 10% ऑफ योर सैलरी. तीनों में से जो लोएस्ट होगा उतना एग्जेम्पशन. तो सैलरी म्हणजे काय? हियर सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन. इज इट क्लियर? चलो राइट डाउन. चलो इससे रिलेटेड सम सॉल्व करके देखते हैं. राइट डाउन वन क्वेश्चन. चलो एवरीवन राइट डाउन दिस क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन लिखो. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट टैक्सेबल HRA. बेसिक सैलरी 1 लाख पर मंथ. डियरनेस अलावेंस 20% of basic salary and out of that 60% in terms. Turnover commission is 2% and turnover achieved by him is rupees 1 crore. And HRA received 40,000 per month. Rent paid in Mumbai 42,000 per month. कभी भी HRA से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो स्टेप नंबर 1 हमें 50-40% डिसाइड क्या करना है देखकर. किधर इसने रेंट पे किया, कहां पर रेंट पे किया है, हेंस कितना परसेंट. ये 50% अप्लाई किस पर करोगे? व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी? बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर. तो कभी भी हम पहले सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे. चलो पहले आप ट्राई करो, मुझे सैलरी अमाउंट कैलकुलेट करके दो. एग्जैक्टली कैलकुलेशन मैं करने वाला हूं, तुम पहले रफली ट्राई करो. पूरे साल का, कभी भी इनकम हमें पूरे साल का निकालना है. अब इसको पर मंथ फॉर्म में भी निकाल सकते हो, पूरे साल का भी निकाल सकते हो. क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे क्या दिया है? तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी पर मंथ मिल रहा है तो उसका पर मंथ आ जाएगा. पूरे साल का लिया तो 20% पूरे साल का आ जाएगा. चलो मुझे बताओ बेसिक सैलरी कितना है? एक महीने का 1 लाख इंटू प्लस डियरनेस अलावेंस इन टर्म्स वाला पार्ट चाहिए. अब क्वेश्चन में दिया है डीए कितना है? 20%. तो मेरा बेसिक सैलरी 12 लाख है, उसका 20% और उसका 60% इन टर्म्स है. 12 लाख इंटू 20% इट विल गिव यू डीए अमाउंट.
but entire DA is not in terms. How much portion is in terms? तो उसका 60% निकालेंगे. तो 12 lakh into 20% into 60%, that is 1,44,000 plus टर्नओवर कमीशन. बच्चों टर्नओवर कितना अचीव किया इसने? 1 crore and the rate of commission is, that is 2 lakh rupees. So total 15,44,000. 15,44,000. ये हमें क्या कैलकुलेट करके मिल गया? एक बार सैलरी का अमाउंट आ गया तो सिर्फ फॉर्मूले में हमें ये सारी चीजें पोस्ट करनी है. चलो राइट डाउन. कंप्यूटेशन ऑफ taxable amount of HRA. Computation of taxable amount of HRA. Particulars and 2 columns, inner and outer column. कितना HRA रिसीव्ड हुआ है? तो 40,000 इंटू 12, 4,80,000. Less exempt under section 11 schedule 3. Exempt under section 11 schedule 3. अपने टेबल पे सीरियल नंबर 11 पर ही आएगा. 11, 12, 13. 11 पर HRA, 12 पर TC उधर और 13 पर कट. वो टेबल नंबर एग्जैक्टली क्या वो नहीं शो करोगे एग्जाम में, दैट इज फाइन, बट शेड्यूल 3 में आता है वो तो शो करना पड़ेगा. चलो कितना परसेंट लूं? 50% ऑफ सैलरी. बच्चों आपने सैलरी का कैलकुलेशन किया है, दैट इज 15,44,000, 7,72,000. This will be compared with actual amount received, ₹4,80,000, compared with rent paid minus 10% of salary. क्वेश्चन में रेंट पेड का कितना डिटेल दिया? 42,000 पर मंथ इंटू 12 माइनस 10% ऑफ 15,44,000. तो 42,000 इंटू 12 कितना आया? 5,04,000 माइनस 154,400 1, 2, 3 विच एवर इज लोअर. कितना आया था ये? 3 लाख. सो तीनों में लोएस्ट अमाउंट 349,600. ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा. सो आपको टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा माइनस करोगे तो. कितना आ गया बेटा? 1,30,400 is taxable amount of HRA. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे.
क्वेश्चन नंबर 6 लिखना नहीं है क्वेश्चन, ये भी इसका प्रिंट आउट मैं आपको शेयर करूंगा, प्रिंट आउट मिल जाएगा अभी। चलो लेट्स सी क्वेश्चन देखो। मिस्टर राजकुमार हैज फॉलोइंग रिसीट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। बेसिक सैलरी दिया है, डियरनेस अलावेंस दिया है, कमीशन का अमाउंट दिया है, मोटर कार फॉर पर्सनल यूज दिया है और हाउस रेंट अलावेंस दिया है। फिलहाल ये मोटर कार फॉर पर्सनल यूज क्या होता है, इसे इसका मीनिंग इग्नोर करो। अभी एट प्रेजेंट हमें सिर्फ एचआरए का कैलकुलेशन करना है, तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एचआरए इज ओनली इंपॉर्टेंट, ऑल अदर इंफॉर्मेशन वी विल इग्नोर इट। धीरे धीरे करके तुम्हें इसका मतलब भी पता चलेगा कि ये एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, इसका होता क्या है। अभी हमने वो डिस्कस ही नहीं किया है। अभी हमने क्या डिस्कस किया है, एचआरए, पूरा अलावेंस ही अब तक पड़ा है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एचआरए एग्जेम्प्ट। क्वेश्चन में पूछा है एचआरए कितना एग्जेम्प्ट होगा वो पता करो। इन द हैंड्स ऑफ राजकुमार अज्यूमिंग दैट he paid rent of 16,000 per month for his accommodation at Kanpur, hence 40%। अब कभी भी ना पूरा टैक्स सब्जेक्ट बार बार आपको ये समझ में आना चाहिए, हमें दो मेथड से करना है, एक तो न्यू टैक्स रिजीम और दूसरा ओल्ड टैक्स। सुनो समझो इधर, मैं कभी भी कोई भी थियरी पढ़ाऊंगा ना पहले ओल्ड टैक्स रिजीम ही पढ़ाऊंगा। सारे एग्जेम्पशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ाऊंगा, सारे डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ाऊंगा एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। एज पर अंडर न्यू टैक्स रिजीम सर्टन एग्जेम्पशन विल नॉट बी अलाउड, सर्टन डिडक्शन विल बट नॉट अलाउड। के पहले मालूम तो होना चाहिए कि नॉर्मली क्या क्या एग्जेम्पशन डिडक्शन है। तो फिलहाल एचआरए कट टीसी उधर, ये जो भी पढ़ा है ये हमने कौन से मेथड से पढ़ा है, ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स में ये मिलेगा या नहीं ये इस सम के बाद में बताने वाला हूं। आर यू गेटिंग इट? तो फिलहाल यहां पर देखो पूछा क्या है, राजकुमार एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। हमें ये सम सॉल्व करना है बाय विच मेथड, ओल्ड टैक्स ही करना है। अभी न्यू टैक्स रिजीम मैंने एक्सप्लेन, प्लस यहां पर और भी कुछ बोला था, रह गया था, ये देखो डीए फर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर, DA firms part of salary for, it means dearness allowances in terms। इन टर्म्स का ही अलग अलग नाम क्वेश्चन में दिया होगा। कभी बोला होगा DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, कभी दिया होगा DA इंक्लूडेबल फॉर पेंशन, कभी दिया होगा DA एंटरिंग इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट। तो इसको याद रखने का एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन में नॉट वर्ड आया, क्या वर्ड आया, तो ही नॉट इन टर्म्स है। अगर यही एग्जाम में आता डीए नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो वो नॉट इन टर्म्स होता। डीए नॉट इंक्लूडेबल फॉर पेंशन, नॉट इन टर्म्स। डीए नॉट एंटरिंग इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट, नॉट इन टर्म्स। तो क्वेश्चन में ना वर्डिंग पर ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, जब तक नॉट वर्ड नहीं आया मतलब, अरे बोलो इन टर्म्स। So in terms in formula, not in terms, not in formula। फिलहाल अपने इस सब में DA क्या है, हाँ पूरा इन टर्म्स है। लास्ट समय ना 60% था इन टर्म्स, यहां पर पूरा DA इन टर्म्स ही है। तो सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे, बट पहले तुम क्या कैलकुलेट करोगे, चलो पहले सैलरी का कैलकुलेशन करके दो मुझे। ट्राई करो, कैलकुलेट करो सैलरी का अमाउंट। एक आंसर किसी ने दे दिया 6,02,000। सिर्फ सैलरी का अमाउंट कैलकुलेट करे, एग्जेम्प्ट अमाउंट ऑफ एचआरए जाते, बट पहले सैलरी अमाउंट। 6,02,000 आया सबको? कोई और आंसर? अच्छा कितने लोगों को 6,02,000 आया? वेरी गुड, रॉन्ग है। अभी क्या मतलब बोलकर, वो पहले पूछा था।
यहां पर बेसिक सैलरी आएगा 40,000 इंटू 12, 4,80,000, DA 6,000 इंटू 12, 72। बट ये क्या दिया है इधर, टर्नओवर वर्ड किधर दिया? कमीशन कैन बी फिक्स कमीशन, कमीशन कैन बी कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, कमीशन कैन बी कमीशन ऑन परचेज। हमारे फॉर्मूले में कौन सा कमीशन लिया गया है? तो एग्जाम में ना ऐसा सब ट्विस्ट हो जाता है, हम एग्जाम में मिस्टेक करके ऐसा आ जाते हैं। HRA में कौन सा कमीशन लेना है? टर्नओवर। और यहां पर कौन सा कमीशन दिया है? पता नहीं, वो फिक्स कमीशन भी हो सकता है, वो कोई भी कमीशन हो सकता है, हेंस ये नहीं आएगा। तो कितना आ जाएगा मेरा सैलरी का अमाउंट? 5,52,000। ठीक है ना? चलो अब कैलकुलेट करो। सो सैलरी का अमाउंट आया था 5,52,000 एंड taxable amount will be 43, exempt amount will be 1,36,800। जरा भी डाउट?